नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार की राजधानी के जाम से निपटने और पुलिस को जल्दी घटनास्थल पर पहुंचाने के लिए 3 नई पुलिस लाइनें बनाई जाएंगी। नई पुलिस लाइनें पटना सदर, दानापुर और बाढ़ में बनाई जाएंगी। हर एक पुलिस लाइन 20 एकड़ में फैली होगी। अभी पटना में सिर्फ लोदीपुर में ही एक पुलिस लाइन है। शहर में कहीं कोई भी घटना होने पर पुलिसकर्मियों को लोदीपुर से ही जाना पड़ता है। इससे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर जाम के समय। इस समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 3 नई पुलिस लाइनें बनाने का फैसला लिया है। 20-20 एकड़ जमीन ढूंढकर प्रस्ताव भेजने का निर्देश भी दिया गया है। दानापुर के अधिकारियों को तो इसी महीने के आखिरी तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है ताकि निर्माण कार्य जल्द से शुरू हो सके। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। पटना जिला के मनेर टोला पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन करते हुए विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ग्रामीण इलाके में आज भी पुराने खेल के परंपरा को लोगों ने जीवंत रखा है। हालांकि सरकार ने भी खेलों के प्रति रुचि दिखाई है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। इसलिए खेल में भी अब नौकरी की संभावना काफ़ी है। इसलिए ग्रामीण परिवेश के जितने भी खेल कूद हैं, भाईचारे के साथ बेहतर तरीके से पटल पर लाने का आप सभी प्रयास करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद अशोक राय ने की। मौके पर पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी, नगर परिषद अध्यक्ष विद्याधर विनोद, पार्षद अखिलेश राय, पार्षद किष्टू कुमार, शिक्षाविद डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पूर्व पार्षद शिवनाथ सिंह, समाजसेवी रणवीर राय, सनोज राय, प्रदीप कुमार, भिड़गू राय सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता के 100 किलोग्राम में नंदकिशोर पहलवान, 80 किलोग्राम में झुम्मन राय, 60 किलोग्राम में दसई राय विजेता बने। कबड्डी प्रतियोगिता में मनेर टोला ने 84 गांव को हराया। इसके अलावा लाठी में प्रदीप गुप्ता, तलवार में रितेश कुमार, गायन में भगेरन राय व हलदर राय ने बाजी मारी। सभी विजेताओं को विधायक ने पुरस्कृत किया। बिहार में धान अधिप्राप्ति सरकार की तरफ से शुरू हो गई है। 45 लाख मीट्रिक टन इस बार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 19 जिलों में धान अधिप्राप्ति का काम शुरू हो गया है। शेष जिलों में 15 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलावार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य तैयार करने और धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ करने वालों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार समान ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। मरीज बेहाल, परिजन परेशान, जाने सीएम नीतीश के गृह जिले में क्यों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एम्बुलेंस कर्मी। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में वेतन भुगतान को लेकर एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मरीजों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वेतन भुगतान से संबंधित नए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा समायोजन की मांग को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों ने अपने अपने एम्बुलेंस को सदर अस्पताल में खड़ी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने बताया कि एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को मिला है। उनके द्वारा पुराने कर्मियों को नहीं रखा जा रहा है और 3 माह का वेतन भी नहीं दिया गया है। बिना वेतन के दशहरा जैसा पर्व फीका गुजर गया, उसके बाद दिवाली और अब छठ जैसे पर्व पर भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण परिवार भी चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब इस कारण हम लोग एम्बुलेंस को खड़ा कर हड़ताल पर चले गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश की सेना रेडी, दिग्गजों की अगुवाई में बनी 5 टीम। बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने एक बड़ी घोषणा करते हुए जदयू के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर से शुरू हो रहे इस सम्मेलन के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व जदयू के 5 वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में बनी 5 टीम करेगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2025 के लिए हम 225 सीटों के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं।
इन सम्मेलनों के माध्यम से हमें एनडीए की चट्टानी एकता का संदेश नीचे तक पहुंचाना है और जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना है। साथ ही नीतीश कुमार का बहुत स्पष्ट संदेश है कि हमें लोगों के बीच रहकर बस जनहित का काम करते रहना है। भ्रम फैलाने वाले, झूठ का बाजार लगाने वालों और बिना काम किए क्रेडिट खोजने वाले का हिसाब बिहार की जनता खुद ब खुद कर देगी। नालंदा का चिराग मॉडल। आरसीपी की पार्टी से नीतीश कुमार को डरने की जरूरत क्यों है? आरसीपी सिंह की पार्टी कमाल कर पाएंगे या नहीं, इस सवाल को अगर छोड़ भी दिया जाए तो 2025 में नीतीश कुमार के लिए आरसीपी सिरदर्द बन सकते हैं। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है और आरसीपीसी यहीं पर सेंध लगाने में जुट गए हैं। ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आया आरसीपी सिंह को एक वक्त में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन वक्त के करवट लेते ही आरसीपी सिंह नीतीश के सबसे धूढ़ विरोधी हो गए हैं। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह की सियासत अब तभी चमक सकती है जब नीतीश का कोई सियासी खेल हो जाए। 2021 में आरसीपी सिंह ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। उस वक्त पार्टी ने उन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने के आरोप में सफाई मांगी थी। आरसीपी सिंह उस वक्त केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन राज्यसभा में न भेजे जाने के कारण उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। आरसीपी सिंह इसके बाद कुछ दिन अपने गांव पर ही रहे, लेकिन नीतीश के आरजेडी के साथ जाने से आरसीपी सिंह बीजेपी की तरफ चले गए। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेलागंज विधानसभा के विभिन्न जगहों पर जनसभा के माध्यम से चुनाव प्रचार किया। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने लालू यादव को चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजा सुप्रीमो लालू यादव अपने समाज के किसी भी काबिल आदमी को पार्टी का नेता बनाए तो हम जन स्वराज के साथ उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है, इसलिए आप लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय अपने रहनुमाओं को नहीं समझता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब 2014 में नीतीश कुमार ने मोदी का विरोध करते हुए भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं बनाया था। आपने उस समय राजद पर भरोसा किया था, जबकि पिछले 35 वर्षों में आप सिर्फ लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। उसी तरह आज आप दुविधा में हैं कि प्रशांत किशोर पर कैसे भरोसा करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नई पहल की शुरुआत की है। प्रत्येक शनिवार को यह शिक्षा की बात कार्यक्रम करेंगे। इसके तहत 10 चुनिंदा प्रश्नों का जवाब देंगे। आज पहले दिन बेगूसराय के एक प्रधानाध्यापक के सुझाव से एस सिद्धार्थ गदगद हो गए। दरअसल बेगूसराय जिले के बीहट सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक रंजन कुमार ने विद्यालय संचालन प्रबंधन को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा बार बार जारी आदेश को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संचालन प्रबंधन को लेकर एकल नियमावली की बजाय भिन्न भिन्न कार्यपालक आदेश जारी किए जाते हैं, इससे भारी परेशानी हो रही है। क्या विभाग एकीकृत विस्तृत नियमावली बनाने पर विचार कर रही है? सवाल का जवाब देते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जितने भी गाइडलाइन है वो एकीकृत कर आप सभी शिक्षकों को उपलब्ध करा देंगे। 10 दिनों में यह व्यवस्था करा देंगे। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग गाइडलाइन निकाले हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सभी गाइडलाइन में एक रूपता हो। दिल्ली में तेजी से बढ़ता प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित कर रहा है। दिवाली के अगले दिन दिल्ली में दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषण स्तर बताया गया था। एक सर्वे में दिल्ली एनसीआर के 69% परिवारों में एक या एक से अधिक लोगों के प्रदूषण से संबंधित बीमारियां जैसे गले में खराश, खांसी और सांस लेने की समस्या से पीड़ित की बात सामने आई है। दिवाली की रात वायु गुणवत्ता सूचकांक भी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में 999 तक पहुंच गया, जो रिकॉर्ड करने योग्य उच्चतम स्तर है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए सर्वे में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के निवासियों से 21,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है। इस सर्वे में पता चला है कि 69% परिवारों में एक या एक से अधिक सदस्यों के गले में खराश या खांसी है। 62%
में कम से कम एक सदस्य को प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण आंखों में जलन महसूस होती है और 46% में किसी को नाक बहने या नाक बंद होने की समस्या है। कई लोगों ने एक से अधिक लक्षण भी बताए।